नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी, जहां हम हर रोज लाते हैं शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, गहराई से विश्लेषण और वो सारी जानकारी जो आपके निवेश को स्मार्ट बनाएगी। और आज शेयर बाजार के लेखा जोखा में हम बात करेंगे भारतीय स्टॉक मार्केट की उस गिरावट के विषय में जो अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले की वजहों से हुई। जी हाँ, सेंसेक्स 300 अंक आज गिर गया और निफ्टी 50 26,250 पर बंद हुआ। लेकिन क्या ये गिरावट स्थायी है या ये सिर्फ एक छोटी सी हिचकी है? हम आज इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। अगर आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें और कमेंट्स में बताएं कि आज की ये गिरावट आपको कैसे प्रभावित कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। भारतीय शेयर बाजार आज थोड़ा नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 322 अंक यानी 0.38% की गिरावट के साथ 85,440 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 78 अंक की गिरावट यानी कि 0.30% नीचे गिरकर 26,250 पर आ गया। ये गिरावट तब आई जब ग्लोबल मार्केट्स में पॉजिटिव संकेत थे। एशिया में जापान का निक्केई और कोरिया का कोस्पी 3% से अधिक उछल गया। चीन का शंघाई कंपोजिट 1% से ऊपर रहा। यूरोप में भी उछाल आपको 1% से ऊपर देखने को मिली और यूके और फ्रांस यहाँ भी हरे निशान में बाजार बंद हुए। लेकिन भारत को क्या हुआ? यहाँ पर गिरावट क्यों आई? आखिर निवेशक ने क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लिया? जी हाँ, निवेशकों ने आज प्रॉफिट बुकिंग करी, खासकर बड़े शेयरों में जैसे HDFC बैंक, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात रही वो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना ग्लोबल मार्केट्स पर ज़्यादा असर नहीं डाल रही है, लेकिन भारत में निवेशक कॉशियस हो गए, सतर्क हो गए। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूसी तेल खरीदने पर टैरिफ की धमकी दे दी है, धमकीबाज है। ये सब मिलाकर बाजार पे को दबाव में डाल रहे हैं। अब सोचिए दोस्तों, ये घटनाएं कैसे जुड़ी हैं हमारे बाजार से। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। अगर वहाँ स्थिरता बढ़ती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस प्रभावित हो सकते हैं। भारत तेल का बड़ा आयातक है तो ऊंची कीमतें इकोनॉमी पर बोझ डाल सकती हैं। लेकिन आज की गिरावट मुख्य रूप से जो हुई है उसका कारण ये नहीं है बल्कि प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि Q3 अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है और निवेशक अपना रिस्क कम करना चाहते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है। BSE मिड कैप की बात करें तो 0.05% ऊपर रहा और स्मॉल कैप 0.07% चढ़ गया। मतलब बड़े शेयरों में बिकवाली थी, लेकिन छोटे शेयरों में खरीदारी जारी रही। ये एक संकेत है कि बाजार में अभी भी पॉजिटिव सेंटीमेंट है, लेकिन सेलेक्टिव है। चलिए अब डिटेल में जाते हैं। पहली बात अगर हम देखें तो भारतीय शेयर बाजार क्यों गिरा, ये इसका मुख्य कारण ढूंढना की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मुख्य कारण है चुनिंदा बड़े शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग। जैसे पहले हम बता चुके हैं कि HDFC बैंक और इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे हैवी वेट्स में बिकवाली हुई। निवेशक Q3 अर्निंग से पहले बिल्कुल सतर्क हैं। इसके अलावा ट्रंप की भारत को टैरिफ की चेतावनी और रॉयटर्स के मुताबिक रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ा सकता है। ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटीज को प्रभावित कर सकता है। सोचिए, अगर टैरिफ बढ़े तो आयात महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और बाजार पर प्रेशर आएगा। लेकिन क्या ये सिर्फ कोरी धमकी है या रियल थ्रेट? इतिहास देखें तो ट्रंप के पहले टर्म में भी ऐसे बयान आते थे, लेकिन वो बयान तब उनके जो बयान है, उनकी धमकी है, वो डिप्लोमेसी से सुलझ जाती थी। फिर भी निवेशकों को अलर्ट रहना चाहिए। अब देखते हैं निफ्टी 50 में टॉप गेनर्स। नेस्ले इंडिया 2.76% ऊपर रहा, BEL 2.53% और आयशर मोटर 2.17% की बढ़त के साथ बंद हुआ। ये शेयर क्यों चढ़े? नेस्ले जैसे FMC शेयरों में डिफेंसिव खरीदारी होती है, क्योंकि गिरावट में निवेशक सेफ ऑप्शंस चुनते हैं। BEL डिफेंस सेक्टर से है, जहां गवर्नमेंट ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। आयशर मोटर्स ऑटो सेक्टर में मजबूत है। रॉयल एनफील्ड की डिमांड अच्छी है। अगर आप इन सेक्टर्स में निवेश कर रहे हैं तो ये अच्छा सिग्नल है, लेकिन याद रखें बाजार वोलेटाइल है, तो स्टॉप लॉस तो लगाना ना ही भूलें।
अब निफ्टी 50 के हम टॉप लूजर्स को भी देख लेते हैं। HDFC बैंक 2.31% नीचे गिरा और विप्रो 2.23% गिरा और इन्फोसिस 2.21% की गिरावट के साथ बंद हुआ। IT सेक्टर आज सबसे ज़्यादा दबाव में था। क्यों? अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अनसर्टेनिटी और ट्रंप की पॉलिसीज जो आउटसोर्सिंग को प्रभावित कर सकती हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी प्रॉफिट बुकिंग की। कुल मिलाकर 27 स्टॉक्स निफ्टी में लाल निशान में बंद हुए और ये बताता है कि बाजार में सेलेक्टिव सेलिंग थी, ना कि ब्रॉड सेल ऑफ। अगर आप इन शेयरों के होल्डर हैं तो क्या नहीं करना है? पैनिक नहीं करना है। लॉन्ग टर्म में ये मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अब सेक्टोरल इंडेक्सेस का प्रदर्शन अगर हम देखते हैं तो सेक्टोरल इंडेक्सेस मिक्स्ड रहे। निफ्टी रियल्टी 2.07% ऊपर रहा, जो बताता है कि रियल एस्टेट में रिकवरी जारी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 1.12% चढ़ा और ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें तो 1.02% नीचे रहा। FMCG सेक्टर 0.68% ऊपर रहा। मीडिया में भी आपको बढ़त देखने को मिली 0.62% की, मेटल 0.60% की बढ़त के साथ ऊपर रहा और IT में जो सबसे ज़्यादा गिरा, सबसे बड़ा लूजर रहा, वो 1.43%। निफ्टी बैंक 107 पॉइंट नीचे गिरकर 60,044 पर बंद हुआ। ये आंकड़े दिखाते हैं कि बाजार में रोटेशन हो रहा है। IT और ऑयल से पैसे निकलकर रियल्टी और FMCG में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन में डिफेंसिव सेक्टर्स सेफ लगते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो बैलेंस करना चाहते हैं तो इन ट्रेंड्स पर आप नज़र रख सकते हैं। वॉल्यूम के हिसाब से सबसे एक्टिव स्टॉक्स कौन से रहे, आप बताइए अगर आप बता सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपका सही आंकलन है। वोडाफोन आइडिया, जी हाँ, वोडाफोन आइडिया में 100.9 करोड़ शेयरों का ट्रेड हुआ। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में 32 करोड़ शेयरों का ट्रेडिंग हुई और यस बैंक में 15.3 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग हुई। ये स्टॉक्स क्यों इतने एक्टिव हैं? वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम सेक्टर में रिकवरी की उम्मीद से एक्टिव है, तो ओला EV सेक्टर का हॉट स्टॉक है और यस बैंक बैंकिंग रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। हाई वॉल्यूम मतलब हाई इंटरेस्ट, लेकिन हाई वोलेटिलिटी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये स्टॉक्स आपके लिए हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है और मैं वैसे ही कहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडर नहीं रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करें। बाजार की कमजोरी के बावजूद 15% से ज़्यादा उछलने वाले 8 स्टॉक्स CSB बैंक, नक्श प्रेशियस मेटल्स, गोयल एल्यूमिनियम्स और टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स 15% से ऊपर चढ़े। ये छोटे स्टॉक्स हैं जहां स्पेसिफिक न्यूज़ या ऑर्डर से उछाल आया। जैसे टूरिज्म सेक्टर में रिकवरी की उम्मीद दिखाई दी, लेकिन याद रखें ऐसे स्टॉक्स रिस्की भी होते हैं, जल्दी चढ़ते हैं तो जल्दी गिर भी जाते हैं। अगर आप निवेश कर रहे हैं तो फंडामेंटल्स अवश्य चेक करें। बिना फंडामेंटल चेक किए आप कहीं भी निवेश ना करें। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें तो BSE पर 4,471 स्टॉक्स ट्रेड हुए, जिसमें 1,723 एडवांस और 2,535 डिक्लाइन और 203 स्टॉक्स ऐसे रहे जो अनचेंज रहे। ये रेशियो बताता है कि बाजार में बिकवाली का दबाव ज़्यादा था, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में पॉजिटिव। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स निगेटिव नहीं है। 52 वीक हाई हिट करने वाले 200 से अधिक स्टॉक्स रिलायंस, SBI, मारुति सुजुकी इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो और टाइटन जैसे शेयर्स रहे। ये बड़े नाम हैं जो बताते हैं कि कुछ सेक्टर्स में बुलिश ट्रेंड जारी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये स्टॉक्स आपके राडार पर होने चाहिए। 52 वीक लो हिट करने वाले 140 से अधिक स्टॉक्स टाटा केमिकल्स, पेज इंडस्ट्रीज, वेदांत फैशंस, एम्बेसी डेवलपमेंट्स, कॉनकॉर्ड बायोटेक और कोहेंस लाइफ साइंसेज जैसे स्टॉक्स धुड़ुम हो गए, लो पे आ गए। तो ये स्टॉक्स क्यों गिरे? सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज के कारण गिरे। जैसे केमिकल्स में प्राइस प्रेशर रहा तो, लेकिन लो पर खरीदना एक स्ट्रेटेजी हो सकती है अगर फंडामेंटल उस कंपनी के मजबूत हो। अब हम निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक देख लेते हैं तो 26,130 और 26,100 का जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, सपोर्ट जोन है। अपसाइड में अगर हम देखें तो 26,370 और 26,400 रेजिस्टेंस है। अगर 26,400 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो 26,550 तक निफ्टी जा सकती है। अब हम देखें 26,150 और 26,100 जो सपोर्ट लेवल है, अगर वह नीचे टूट गया तो फिर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो सावधानी बरतें। दोस्तों, थोड़ा और गहराई में जाते हैं इस US वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट की। अमेरिका ने वेनेजुएला पर मिलिट्री स्ट्राइक की और मादुरो को कैप्चर कर लिया।
इसका गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक मार्केट पर क्या असर? वेनेजुला ऑयल रिजर्व्स में नंबर 1 है, लेकिन प्रोडक्शन कम है। अगर सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएगी। भारत के लिए ये चिंता की बात है। क्यों चिंता की बात है? क्योंकि हम 80% ऑयल आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। गोल्ड और सिल्वर सेफ हेवन है तो उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। आज गोल्ड सिल्वर में उछाल देखा गया, लेकिन स्टॉक मार्केट पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कम लगता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव थे। तो दोस्तों, अगर बाजार गिर रहा है तो डिप में खरीदें, लेकिन रिसर्च के साथ खरीदें क्योंकि रिसर्च जरूरी है। डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को। आईटी से निकलकर रियल्टी में शिफ्ट किया जा सकता है और ग्लोबल इवेंट्स पर नज़र रखें। क्या आपका पोर्टफोलियो तैयार है Q3 अर्निंग्स के लिए? कमेंट करके हमें बताएं और ये वीडियो को हमारे शेयर भी करें। अंत में आज की गिरावट चिंता की बात नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। बाजार ऊपर जाएगा अगर सपोर्ट होल्ड करता है। और अगले एपिसोड में यानी कि कल हम फिर मिलते हैं और कल के बाजार का लेखा जोखा हम कल समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।